अब हम आ जाते हैं ATAER के रूल्स के ऊपर कि जब हम ATAER के पास क्या जुरिस्डिक्शन है कि आपकी वो अपील को कैसे इंटरटेन करेंगे। ये 4 अगस्त 2023 को रूल्स आए हैं और इनका नाम दिया गया है अपीलेट ट्रिब्यूनल रेवेन्यू फंक्शंस रूल्स 2023। ये डेफिनेशंस हैं, इसमें इनकम टैक्स, सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज टैक्स के बारे में डील किया गया है। AR के बारे में लिखा हुआ है जी कि ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, सेक्शन 223 है, 172 है। और इसी तरह गवर्नमेंट सेल टैक्स में लिखा हुआ है जो भी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की तारीफ दी गई है। और फिर FBR के ऊपर लिखा हुआ जी कि वो वहाँ से कौन शख्स होगा। बेंच होगा जो शख्स रूल 3 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट होगा और ये सिंगल डबल बेंच जो भी चेयरपर्सन उसको जितने भी मेंबर्स का बनाना चाहिए बना सकता है। और बोर्ड का मतलब FBR, चेयरपर्सन मीन चेयरपर्सन ऑफ द ट्रिब्यूनल। फॉर्म जो है वो आगे जाकर रूल एनेक्स दिए गए हैं इसी रूल के अंदर। मेंबर मीन्स अ मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल। अब इसमें अहम बात रहे कि जो डेफिनेशन है अकाउंटेंट मेंबर की और जुडिशल मेंबर की, वो जो ये रूल आए हैं 2023 के, इन्होंने ख़त्म कर दी है। अब मेंबर चाहे वो अकाउंटेंट है चाहे जुडिशल है, लेकिन अपने नाम के साथ वो अकाउंटेंट और जुडिशल नहीं लिखेंगे, सिर्फ मेंबर लिखेंगे। और फिर ऑर्डिनेंस मीन्स द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। जो रजिस्ट्रार की डेफिनेशन दी गई है वो रही है कि जो हु परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रिब्यूनल as assigned by the chairperson and also include the deputy registrar, assistant registrar or any other person so authorized by the chairperson। कि किसी अगर बेंच में डिप्टी रजिस्ट्रार नहीं है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार नहीं है, अगर कोई और शख्स भी है तो उसको भी जो फंक्शन दिए जाएंगे तो वो भी रजिस्ट्रार की डेफिनेशन में ही आएगा। और ट्रिब्यूनल का मतलब रही है कि जो ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश हुआ है सेक्शन 130 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रेफर टू एज द सच अंडर द फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 एंड सेल टैक्स एक्ट 1990। सब रूल 3 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस की बात करता है और जो एक बेंच होगा वो 2 मेंबर से कम पर मुश्तमिल नहीं होगा। और इसमें इक्वल नंबर के जो अकाउंटेंट और जुडिशल मेंबर का होना ज़रूरी है। अगर एक से ज़्यादा अगर अकाउंटेंट मेंबर होंगे या जुडिशल मेंबर होंगे तो फिर उसमें जो फ़र्क होगा वो एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मींस के अगर 4 पर्सन का बेंच बन रहा है तो वो इक्वल होना चाहिए, 2 अकाउंटेंट और 2 जुडिशल। और अगर 6 मेंबर का बेंच बन रहा है तो उसमें 3 और 3 बराबर होंगे। और अगर 5 बंदे का मेंबर्स का बेंच बन रहा है तो फिर 5 मेंबर्स में एक गुंजाइश मौजूद है जी कि फ़र्क जो होगा वो एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीन अकाउंटेंट मेंबर्स हैं तो वो 3 हों और जुडिशल मेंबर 2 हों। ऐसा नहीं होगा कि जुडिशल मेंबर 4 हों और एक अकाउंटेंट मेंबर हो, तो फ़र्क एक का रहेगा, 2 एक से ज़्यादा का नहीं होगा। 2 अगर 3 होगा तो ऐसा फ़र्क कानून में मना किया गया है। और फिर उसके बाद दो सब सेक्शन सब रूल 2 है, इसमें लिखा हुआ है जी कि चेयरपर्सन कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है 2 से ज़्यादा जुडिशल मेंबर्स का, 2 से ज़्यादा अकाउंटेंट मेंबर्स का भी बेंच। और इसमें जो रीजंस होंगी वो रिकॉर्ड कराई जाएंगी कि फॉर द टाइम बीइंग अकाउंटेंट मेंबर मौजूद नहीं था इसलिए 2 जुडिशल मेंबर का बेंच बना दिया गया है। जुडिशल मेंबर मौजूद नहीं था तो 2 अकाउंटेंट मेंबर का बेंच बना दिया गया है। तो ये रीजंस रिकॉर्ड करके एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में चेयरपर्सन के पास अख्तियार है कि वो बेंच बना सकता है जो मुश्तमिल होगा एक ही कैटेगरी के 2 जजेस के ऊपर। और इसी तरह इसके पास अख्तियार है चेयरपर्सन के पास के सिंगल बेंच के जितने मर्जी चाहे वो बना सकता है। इससे पहले जो 2023 के लॉ से पहले 2010 के रूल थे, इसमें चेयरपर्सन के पास सिंगल बेंच बनाने का अख्तियार नहीं था और इसको चैलेंज भी पेशावर हाई कोर्ट में किया गया था और उसके ऊपर फाइंडिंग भी आई थी कि जी के जो सिंगल बेंच के जो कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं वो इलीगल है। लेकिन इस लॉ में सब सेक्शन सब रूल में 3 में चेयरपर्सन को अख्तियार दे दिया गया है। और इसमें जो कंडीशन होगी सिंगल बेंच की वो 10 लाख तक की होगी कि 10 लाख से ज़्यादा के पेनल्टी टैक्स या रिफंड के केस को वो नहीं सुन सकेगा। जो सिटिंग ऑफ बेंचेस होगी वो हेडक्वार्टर में होगी या फिर मुल्तान, कराची, पेशावर, क्वेटा और लाहौर में होगी। और फिर जो पावर्स ऑफ द चेयरपर्सन एंड द बेंच होगा कि चेयरपर्सन कोई भी केस चाहे ऑल एक्सरसाइज ऑफ जुडिशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स इस्तेमाल कर सकता है इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस के जो भी बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना है वो चेयरपर्सन ने बनाना है और ट्रांसफर ऑफ केसेस फ्रॉम वन बेंच टू अनदर बेंच ऑफ द ट्रिब्यूनल। और ये अपनी पावर्स को किसी मेंबर्स को भी डेलीगेट कर सकता है। जो ऑफिस आवर्स होंगे वो वही होंगे जो हाई कोर्ट के उस इलाके में, मिसाल के तौर पर कराची में बेंच है तो कराची हाई कोर्ट को ऑब्जर्व किया जाएगा। लाहौर और मुल्तान में कोई बेंच है तो वो लाहौर हाई कोर्ट के जो टाइमिंग्स हैं उनको ऑब्जर्व करेगी। और इस्लामाबाद में अगर बेंच जो हेडक्वार्टर है वो इस्लामाबाद की टाइमिंग को ऑब्जर्व करेंगे। और उसी तरह जो छुट्टियां हाई कोर्ट में अनाउंस होंगी तो उसी तरह वो बेंचेस भी मुतल्लिका इलाकों में छुट्टियां अज्यूम करेंगे। और इसके बाद लैंग्वेज होगी ट्रिब्यूनल की वो उर्दू और इंग्लिश होगी, इसके अलावा दूसरी लैंग्वेज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो प्रोसीजर होगा फाइलिंग ऑफ अपील के मेमोरेंडम ऑफ अपील आप फॉर्म ए है उसके साथ आप रजिस्ट्रार को जमा कराएंगे और आप इसको जो फॉर्म
ए है उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स है वो रजिस्टर पोस्ट कोरियर सर्विस के जरिए भी रिश्तेदार को भेज सकते हैं। और जो मेमोरेंडम ऑफ अपील वगैरह जो भेजी जाएगी पोस्ट के जरिए तो वो डीम तस्वर होगी उसी तारीख को वसूल हुई है जिस तारीख को ट्रिब्यूनल में डाक ऑफिस की तरफ से जमा कराई गई है। और जो भी अपील जमा होगी तो रिश्तेदार के लिए ज़रूरी है कि वो हर पेज के ऊपर अपील के जो पहला पेज है उस पर उसकी तारीख लिखे और अपने साइन करे, और जो इस बात का सबूत होगा कि इस तारीख 21 तारीख को अपील वहाँ पर जमा हुई है। और जो हु में बी ज्वाइंट एज ए रिस्पोंडेंट के कौन सा शख्स है जो रिस्पोंडेंट के तौर पे पेश हो सकता है। जो कमिश्नर है अगर तो फाइल की है कमिश्नर की तरफ से तो टैक्स पेयर एज ए बीइंग के उसका AR रिस्पोंडेंट की तरफ से पेश होगा, और अगर टैक्स पेयर की अपील है तो फिर कमिश्नर की तौर पर जो भी उसका DR है उसके पास राइट है कि वो एज ए रिस्पोंडेंट ज्वाइन कर सकता है। कॉन्टेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील, एवरी मेमोरेंडम ऑफ अपील शैल बी रिटन इन उर्दू और इंग्लिश एंड शैल सेट फॉर concisely and under distinct heads the specific grounds of appeal without any arguments or narrative and such grounds shall be numbered consecutively। तो इसमें लिखा हुआ है जी कि ग्राउंड्स प्रिसाइज हो, उर्दू में हो और इंग्लिश में हो और डिस्टिंक्ट हेड्स में हो, और आपने जो आर्गूमेंट्स वगैरह नहीं देने और नैरेटिव नहीं देना, प्रिसाइज देना है, कॉन्साइज होना चाहिए आपके ग्राउंड्स जैसे हमने कमीशन अपील के देखे थे। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच करने हैं आपने अपील के साथ के लिए 3 कापियाँ होनी चाहिए और एलिजिबल कापीज हो। इसमें जो अहम बात रहे बुकलेट सूरत में देनी है। बुकलेट मीन्स के आपने इसको टेप रहा इसको बेंडिंग करा के देना है एज ए बुक की सूरत में। और ऑर्डर अपील अगेंस्ट जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ कमिश्नर इन रेवेन्यू, जो इसमें जो एक ऑर्डर होगा वो आपने ओरिजिनल ऑर्डर लगाना है, कॉपी नहीं लगानी। लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की जो अब 76 हमने रूल देखा था उसमें लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स के अंदर जो IRS का ऑर्डर होगा वो उसमें स्टैम्प करने की या साइन करने की जो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो एक ओरिजिनल ऑर्डर ही तस्वर होता है। तो क्योंकि लॉ में उसको बाकायदा उसको अलाउ किया गया है। इसके अलावा अगर सेल टैक्स का और एक्साइज ड्यूटी का आपके पास ऑर्डर है तो वो बाकायदा साइन कापी आपने लगानी है, एक ऑर्डर और 2 कापी 2 सेट में, बाकी फोटो कापी भी लगेगी। ग्राउंड ऑफ अपील आपने लगानी है फर्स्ट अपील में जो आपने दी थी कमीशन अपील के पास, और अगर आप डायरेक्ट गए हैं ATIR में तो फिर उसकी अब रिक्वायरमेंट नहीं रह गई। प्रूफ ऑफ पेमेंट लगाना है और सर्टिफाइड केयर लगाना है रूल 13 का जी कि एक कापी जो आपने ग्राउंड्स की और मेमोरेंडम अपील की रे आपने मुतलका कमिश्नर को रहा उसके जो DC AC जिसका ऑर्डर है उसको भी आपने जमा करवा दी है। और जो मेमोरेंडम ऑफ अपील होगा उसमें आपने जिस तारीख को कम्युनिकेशन हुआ है ऑर्डर वो डेट मेंशन करनी है। और ट्रिब्यूनल के पास डिस्क्रेशन है जी कि अगर कोई मेमोरेंडम ऑफ अपील जिस तरह ऊपर बताया गया है उस तरह नहीं है तो उसको अपील को एक्सेप्ट कर सकता है। और जो अपलेंट होगा सेल प्लेस एन इंडेक्स ऑन द फेस ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अपील कि जो भी आपने कॉपीज लगाई हैं, आपने एनेक्सेस लगाए हैं, उसकी बुक बाइंडिंग की है, उसके ऊपर एक इंडेक्स लगाएगा, उसकी नंबरिंग होगी और नंबरिंग करके उसको डॉक्यूमेंट्स को उसके नंबरिंग के हिसाब से इंडेक्स बनाकर प्रॉपर पेजिंग करके अपनी जो बुकलेट होगी वो जमा करवाएगा। ये रूल 13 वही है जो अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि जो भी एप्लीकेशन अपील ATIR में जमा कराई जा रही है उसकी एक कॉपी आपने मुतलका कमिश्नर को भी जमा करवानी है। और जो कॉपी होगी उसका जो जमा करवाने के लिए बाई हैंड नहीं जमा करवानी बल्कि आपने बाई पोस्ट उसको भेजनी है। और पोस्ट की जो कुरियर सर्विस होगी या पोस्ट रजिस्टर पोस्ट होगी तो उसकी जो सर्विस होगी आपने वो अपील के साथ अपनी एप्लीकेशन के साथ अपेंड करनी है। तो लेकिन नॉर्मल सूरत हाल रही है कि जी कि हम जो रूल 13 होता है उसके ऊपर स्टैम्प लगवा लेते हैं मुतलका कमिश्नर की और वो कॉपी भी हम दे देते हैं इधर ATIR में तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन रूल की जो रिक्वायरमेंट है वो बाई पोस्ट भेजने की है। एफिडेविट जहाँ भी जिस तरह कमिश्नर अपील में हमने देखा था कोई चीज़ कंट्रेडरी होगी तो वहाँ पे हमने अपनी बात को साबित करने के लिए एफिडेविट देना है। ऐसा ग्राउंड जो कि आपने अपनी अपील में नहीं लिया और आप एडिशनल ग्राउंड के तौर पर जमा करवा रहे हैं तो वो ट्रिब्यूनल का पास राइट है कि वो आपको एक्सेप्ट कर ले। और इसके बाद जब अपील डिसाइड की जाएगी तो वो सिर्फ ग्राउंड्स जो आपने एडिशनल ग्राउंड्स दिए हैं वहाँ तक नहीं रहेगा, वो किसी भी इसके अलावा भी अगर ट्रिब्यूनल के पास अख्तियार है जी कि आप किसी भी ग्राउंड पर फैसले को कर सकते हैं। मीन्स के अगर डिपार्टमेंट की अपीलें हैं जिनके ग्राउंड्स ठीक नहीं भी हैं तो एडिशनल ग्राउंड्स भी दिए गए हैं तो उसके अलावा इससे आगे जाकर भी टैक्स पेयर की अपील है अगर उसमें कोई चीज़ नहीं उसमें ग्राउंड में मेंशन की तो ATIR के पास अख्तियार हासिल है कि उस ग्राउंड्स के अलावा भी कोई भी ग्राउंड ATIR खुद से उसके ऊपर जाकर फैसला कर दे। तो डिसेप्टिव अपील जो होगी उसके लिए कंडीशन होगी कि जिसको रिश्तेदार होगा वो कन्वे करेगा आपको कि आपकी जो अपील है वो एज़ पर रूल्स नहीं है और इसके लिए आपको 15 दिन का टाइम देगा। और अगर आपने 15 दिन में टैक्स पेयर उसका ऑब्जेक्शन रिमूव नहीं कराता तो फिर जो रिश्तेदार होगा वो किसी भी अवेलेबल बेंच में उस ऑब्जेक्शन को वहाँ पर फिक्स करा देगा और ऑब्जेक्शन के ऊपर केस आपका सुना जाएगा। और फिर रूल नंबर 17 है कि जो भी डिले होगा उसको आपने एक्सप्लेन करना है, इन राइटिंग एप्लीकेशन देनी है और एप्लीकेशन में आपने जो रीजंस थी डिले की वो कंडोन करवानी है। रूल नंबर 18 है, इसमें लिखा हुआ जी कि अगर तो जो आपका टैक्स पेयर है ना AR है वो उसके साइन वगैरह मेमोरेंडम ऑफ अपील में किए गए हैं तो वो साथ अपनी एक डॉक्यूमेंट देगा जो अपनी अथॉरिटी और एक्सेप्टेंस के जी मैंने ये अपील एक्सेप्ट की है
एक तरह की पावर ऑफ अटॉर्नी ही हम इसको कहेंगे, अपनी मेमोरेंडम ऑफ अपील के साथ अटैच करेगा। और अगर डिपार्टमेंट की तरफ से अपील की जा रही है तो इसके साथ पावर ऑफ अटॉर्नी लगाने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर मेमोरेंडम ऑफ अपील में साइन नहीं थे AR के और बाद में कोई टैक्स पेयर किसी वकील को हायर करता है या वकील बदल लेता है तो उस सूरत में फिर उसको फ्रेश पावर ऑफ अटॉर्नी जमा करानी होगी। और चेयरपर्सन इस चीज़ को फाइनल करेगा जी कि जो DR होगा उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या वो DC, AC या एडिशनल कमिश्नर या कमिश्नर, ये सारा अख्तियार चेयरमैन के पास है कि जी कि कितनी मिनिमम क्वालिफिकेशन का शख्स एज ए DR या TAR को असिस्ट करेगा। और डेट रूल नंबर 19 है कि डेट एंड प्लेस ऑफ हेयरिंग ऑफ अपील एंड एप्लीकेशन के जो भी अपील आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे जमा हुई है ATIR में तो डेट वगैरह प्लेस ऑफ हेयरिंग आपको नोटिफाई कराया जाएगा फॉर्म C के मुताबिक। और इसी तरह फिर रूल 20 है प्रिपरेशन ऑफ कॉल लिस्ट फॉर हेयरिंग के डेली बेसिस पर कॉल लिस्ट तैयार की जाएगी और 2 बजे अगले दिन की जो नेक्स्ट डे जो केस लग रहे हैं उसको अफिक्स कर दिया जाएगा और उसको कन्वे कर दिया जाएगा टैक्स पेयर्स को ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द ATIR। अब जो रूल 21 है बड़ा अहम है, इसमें जो एप्लीकेशन है आपकी अपील है इसको डिस्पोज ऑफ करने का तरीका लिखा हुआ है कि जो भी बेंच बनेगा वो आपकी अपील सुनेगा और अगर किसी बेंच का डिफर हो जाएगा ऑन एनी पॉइंट द पॉइंट शैल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी। मीन्स कि अगर एक बेंच बना था 4 का या 5 का, अगर 4 का बना है तो 3 की जो ओपिनियन होगी वो मेजोरिटी में होगी, अगर 5 का बना है तो 3 की जो ओपिनियन होगी वो मेजोरिटी कंसिडर होगी और जो मेजोरिटी डिसीजन होगा वो प्रिवेल करेगा और वो वही ऑर्डर टैक्स पेयर को दे दिया जाएगा। और सब रूल 2 में है कि अगर 4 का था या 2 का बेंच था और दोनों शख्स जो भी मेंबर्स हैं उसमें इक्वली डिवाइड हो गया इशू के एक मेंबर ने कुछ कहा और दूसरे शख्स ने डिफर कर लिया, मेंबर ने 4 का बेंच था तो 2 ने भी डिफर किया और 2 ने भी डिफर किया और दोनों एक दूसरे के क्रॉस हो गए हैं तो उस सूरत में फिर चेयरपर्सन के पास अख्तियार है कि वो किसी तीसरे जज को एज ए रेफरी मेंबर अपॉइंट कर दे। और उस सूरत में जब रेफरी मेंबर अपॉइंट होगा तो जो पहले जितने भी मेंबर्स ने फैसला किया था उसको और रेफरी मेंबर के फैसले को मिलाकर फिर मेजोरिटी व्यू को। और सब रूल 3 है बड़ा अहम है कि इसमें कहा गया है कि जो एप्लीकेंट है उसको तो ट्रिब्यूनल ने लाजमी सुनना है लेकिन रिस्पोंडेंट की हद तक ATIR के पास अख्तियार है जी कि वो मुनासिब समझती है तो सुनेगी, अगर मुनासिब नहीं समझती तो उसको बुलाने की या उसको सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर रिस्पोंडेंट को सुना गया है तो फिर जो एप्लीकेंट होगा उसके पास कानूनी तौर पर अख्तियार होगा कि वो रिस्पोंडेंट के जो आर्गूमेंट्स है उस पर उसको रिबटल कर सके। और जो भी ऑर्डर होगा सब रूल 4 में 3 महीने के अंदर अंदर जारी करना है और अगर जारी नहीं किया गया तो फिर चेयरपर्सन को इसकी लेट होने की वजह बताई जाएगी। और फिर सब रूल 22 है, इसमें एक्स पार्टी डिसीजन के बारे में कहा गया है कि जो भी एक्स पार्टी डिसीजन होगा वो अगर कोई टैक्स पेयर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई शख्स पेश नहीं होता जो भी एप्लीकेंट है तो उस सूरत में जो अवेलेबल रिकॉर्ड होगा उसके मुताबिक एक्स पार्टी ऑर्डर किया जा सकता है। और इसी तरह अगर कोई शख्स फौत हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है तो उसकी जो प्रोसीडिंग होगी, कंपनी अगर बंद हो रही है तो उसके लिक्विडेटर्स पर तो कोई शख्स फौत हो गया तो उसका एडमिनिस्ट्रेटर है, ससेसर है, एग्जीक्यूटर है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो उस पर प्रोसीडिंग जारी रहेगी। किसी के शख्स से फौत हो जाने से दिवालिया हो जाने से अपील का जो एक कंसेप्ट है उसकी प्रोसीडिंग को कोई अफेक्ट नहीं होगा। रूल 24 में लिखा हुआ है जी कि द रिस्पोंडेंट थो ही मे नॉट हैव अपील, कि उसने बेशक अपील नहीं की थी, मे सपोर्ट द ऑर्डर अपील अगेंस्ट ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स डिसाइडेड बाय द फोरम्स बिलो। इसके बावजूद वो अब सपोर्ट कर सकता है बिलो ऑर्डर किया गया जी कि ये बिल्कुल ठीक हुआ है और उसके हक में अगर ऑर्डर किया गया है तो वो ग्राउंड्स बिल्कुल ठीक है और कमिश्नर अपील का नीचे वाले फोरम का ऑर्डर जो भी है वो बिल्कुल मुनासिब है। और फिर रूल 25 है प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस बिफोर द ट्रिब्यूनल, के कोई भी एडिशनल एविडेंस होगा चाहे वो ओरल है चाहे वो डॉक्यूमेंट्री है बगैर परमिशन के नहीं दिया जा सकेगा। और ट्रिब्यूनल के पास अख्तियार होगा कि किसी भी शख्स को वो विटनेस के तौर पर एग्जामिन भी कर सकते हैं और एफिडेविट भी कॉल किया जा सकता है। रूल 26 है मोड ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल एविडेंस। अब ये जो एडिशनल एविडेंस है उसका कैसे हासिल किया जाएगा। सच एडिशनल एविडेंस मे बी प्रोड्यूस और सच विटनेस एग्जामिन एदर बिफोर द ट्रिब्यूनल और बिफोर सच अदर इन रेवेन्यू अथॉरिटी एज अ ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट। और सब रूल 2 में है कि इन केस ऑफ एनी डायरेक्शन टू एनी अथॉरिटी सच अथॉरिटी शैल कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड आफ्टर कंप्लायंस सेंड द डॉक्यूमेंट और द रिकॉर्ड ऑफ द डिस्पोजिशन ऑफ द विटनेस टू द ट्रिब्यूनल। के ट्रिब्यूनल खुद चाहे तो किसी दूसरी अथॉरिटी को भी अपॉइंट कर सकता है जी के विटनेस को एग्जामिन करे। इसमें लिखा हुआ जी कि एडजर्नमेंट ऑफ हेयरिंग किसी वक्त भी टैक्स पेयर ले सकता है लेकिन नो रिक्वेस्ट ऑफ एडजर्नमेंट सेंड थ्रू पोस्ट और फैक्स शैल बी इंटरटेन्ड, के फैक्स बाई पोस्ट जो भी एडजर्नमेंट भेजी जाएगी तो उसको एपरेट ट्रिब्यूनल इंटरटेन नहीं करेगा। रिमांड द केस बाय द ट्रिब्यूनल,
अगर ट्रिब्यूनल की ओपिनियन में केस रिमांड करना बनता है तो इट मे डिमांड, और कोई भी डायरेक्शन देना चाहे तो वो डीम अप्रोप्रिएट ऑफ इट, वो कंप्यूटर अथॉरिटी को डायरेक्शन भी दी जा सकती है। ये रूल 28 में लिखा हुआ है। और ऑर्डर टू बी साइंड एंड डेटेड, कि ऑर्डर जो भी होगा वो साइंड एंड डेटेड होगा मेंबर्स का। और फिर रूल 30 है प्रोसीडिंग नॉट ओपन टू पब्लिक, के जो भी प्रोसीडिंग होगी ATAR में वो पब्लिक नहीं होगी एक्सेप्ट द पार्टी, इट्स एम्प्लॉइज, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, काउंसिल और द ऑफिसर ऑफ द इंडियन रेवेन्यू सर्विस। और ये आजकल रूल फॉलो नहीं किया जा रहा। ओपन कोर्ट होती है और तमाम टैक्स पेयर्स वहीं बैठे होते हैं और एक दूसरे का केस सुन रहे होते हैं, लेकिन रूल 30 में इसकी ममानत है। और इसके बाद ऑर्डर टू बी कम्युनिकेटेड टू द पार्टीज़ के ATAR दोनों पार्टीज़ को जो भी ऑर्डर होगा उसकी कापी भेज देंगे। और जो फिर 32 है ये मिसलेनियस एप्लीकेशन के बारे में है कि मिसलेनियस एप्लीकेशन कैसे डिसाइड की जाएगी, कि मिसलेनियस एप्लीकेशन जो भी होगी जैसे कंडोनेशन ऑफ डिले है कि कोई और एप्लीकेशन है तो उसको डिसाइड रूल 32 में। और इसमें खास तौर पर जो हवाला दिया गया रूल 32 में जो फोकस किया गया वो स्टे एप्लीकेशन को किया गया है, कि उसी तरह मिसलेनियस एप्लीकेशन स्टे की जमा कराई जाएगी जैसे हमने रूल 8, 9, 10, 12, 22 और 23 में ऊपर डिस्कस किया है। और एवरी एप्लीकेशन शैल बी एलिजिबल एंड टाइप ऑन वन साइड, कि इसके वन साइड पेपर इस्तेमाल होगा और उर्दू और इंग्लिश में होगी, और जो ग्राउंड्स होंगे एप्लीकेशन के वो बड़े कंसाइज होंगे। और जो एप्लीकेशन होगी वो ड्यूली शोन एफिडेविट अटैच होगा, उसके साथ सपोर्ट कर रहा होगा। और सब रूल 4 है कि एवरी मिसलेनियस एप्लीकेशन शैल बियर कोर्ट फीस, कि जो कोर्ट फीस बनती है एप्लीकेशन की, पहले 5 रुपये थी जैसे हम हाई कोर्ट में CM जमा कराते हैं, अब ये 10 रुपये हो गई है, तो इसको आपने 10 रुपये की कोर्ट फीस की टिकट भी एप्लीकेशन के साथ लगानी है। और इन स्टे एप्लीकेशन कि आपने जब अगर स्टे की एप्लीकेशन है तो आपने ये मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी साथ देनी है, कि ब्रीफ फैक्ट्स देने हैं आपने डिमांड कितनी बनती है, और रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू, के अब आपने जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितनी रहती है देने वाली। और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील, अगर आपको किस तारीख को अपील जमा कराई है उसकी डेट लिखनी है, और अगर आपका अपील का नंबर भी मालूम है तो वो भी लिखना है। और अगर पहले से आपको स्टे मिल चुके हैं तो वो कितने स्टे मिले हैं, उन तमाम स्टे ऑर्डर्स की आपने कॉपी को अटैच करना है। फिर आपने जो रीज़न इन ब्रीफ फॉर सीकिंग स्टे के साथ जो आपके ग्राउंड्स हैं वो भी आपने लिखने हैं। एन एप्लीकेशन विच डज नॉट कन्फर्म टू द अबव रिक्वायरमेंट में सिमिलरली रिजेक्टेड, कि जो अगर रिक्वायरमेंट्स ऊपर वाली पूरी नहीं की गई तो ATAR के पास अख्तियार है कि उसको रिजेक्ट कर सकता है। और जो स्टे एप्लीकेशन होगी वो इश्तार अर्ली एज पॉसिबल उसको फिक्स करेगा। और सब रूल और जो रूल 33 है वो कहता है जी कि जो भी एप्लीकेशन होगी वो वही बेंच सुनेगा जिसने मेन अपील को भी सुना है। और अगर मेन अपील अभी नहीं सुनी गई तो फिर मेन अपील जिसके पास लग रही है वही बेंच एप्लीकेशन को भी सुनेगा। और जो कॉपी की अगर आपने कोई कॉपिंग फ़ी वगैरह इंस्पेक्शन करने हैं तो उसके चार्जेस, अगर फर्स्ट पेज का आपने 100 रुपये देना है और बाकी जितने भी एडिशनल पेज हैं उसके 30 रुपये के हिसाब से है। मिसाल के तौर पर अगर एक फ़ैसला जो कि 10 सफ़े का है तो 10 सफ़े का मतलब है जी कि पहले सफ़े के 100 रुपये और बाकी 9 सफ़े के 30 रुपये के हिसाब से 270 रुपये, तो टोटल आपने 370 रुपये की चालान साथ अटैच करना है अगर आपने एक कापी लेनी है। और अगर इंस्पेक्शन करनी है तो उसकी 500 फ़ीस है। और अगर आपने कापी को एक्सपीडिएट करा कर जल्दी हासिल करना है तो फिर अगर 370 रुपये को आप मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो इसको डबल करके आप चालान जमा करवाएंगे। और जो एप्लीकेशन होगी या इंस्पेक्शन होगी वो सिर्फ ऑथराइज पर्सन का टैक्स पेयर खुद कर सकेगा। इसके अलावा अनऑथराइज पर्सन की तरफ से ऐसी कोई एप्लीकेशन जमा नहीं कराई जाएगी। और जो फ़ीस होगी इसकी कॉपिंग फ़ी है एडवांस जमा करवानी है, और इंस्पेक्शन फ़ीस है वो भी एडवांस जमा होगी, उधार पे काम नहीं चलेगा। और फिर रूल 35 है कि रिकन्सिलेशन ऑफ कॉपिंग एंड इंस्पेक्शन चार्जेस, ये ATAR के अपने रूल्स हैं कि हर 5वीं तारीख को जितने भी चार्जेस जमा हुए हैं तो वो उसकी रिपोर्ट जमा कराई जाएगी वहाँ पे हेडक्वार्टर में। और फिर अरेंजमेंट ऑफ रिकॉर्ड, ये भी पार्ट A पार्ट B की सूरत में आपकी फ़ाइल बनेगी। और जो इसका पार्ट A के कॉलम में जो नीचे एनेक्सर दिया गया कौन से पेपर होंगे, पार्ट B में कौन से होंगे, ये इंटरनल मामला है ATAR का। और जो रूल 37 है प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड की बात करता है। प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड ये भी नीचे शेड्यूल में दिया गया है, अरे इनका इंटरनल मामला है। उसके बाद 38 में आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड वो उसको जाया कर देंगे, आग लगा देंगे। और उसको आग लगाने का और जाया करने का भी एक तरीक़ेकार इसमें बड़ा डिटेल में दिया गया है। तो पार्ट B कब डिस्ट्रो किया जाएगा, रे इनका इंटरनल मामला है ATAR का। और फैक्ट्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन टू बी रिकॉर्ड, के जो भी फैक्ट्स होंगे वो रिकॉर्ड करेंगे। और क्लासिफिकेशन मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ रजिस्टर्स, के कौन कौन से रजिस्टर्स जो रजिस्ट्रार होगा वो मेंटेन करेगा। और फिर रूल 42 है प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रिटर्न्स एंड अदर पेपर्स।
कि किस वक्त कौन से पेपर को उन्होंने आग लगानी है या ज़ाया करना है। तो और फिर रूल 43 है, ये हमारे लिए ज़रा इंपॉर्टेंट रखता है कि सील एंड नोटिस ऑफ द ट्रिब्यूनल के जो भी इस ट्रिब्यूनल से नोटिस जारी होगा उस पर इस्तार अपनी सील अफेक्स करेगा। और रूल 44 है कि जितने भी चेयरपर्सन हैं या जजेज हैं उन सबको एज ए गुड फेथ उसके ऊपर हम कोई नुकसान होने की सूरत में टैक्स पेयर सू नहीं कर सकता। और रूल 45 में चेयरपर्सन को अथॉरिटी दी गई है जी के कंप्यूटराइजेशन और ऑटोमेशन करने के लिए अपने मेंबर्स को डायरेक्शन दे सकता है जी कि कोई भी वो ऑनलाइन काम करना चाहे या कंप्यूटराइजेशन करना चाहे तो कर सकते हैं। और रिपील में लिखा हुआ जी कि जो 2010 के रूल्स हैं वो अब रिपील कर दिए गए हैं। ये शेड्यूल है जी, इसमें पार्ट ए में फोल्डर में रिश्तेदार कौन कौन सी फाइलें बनाएगा, पार्ट बी में कौन सी बनाएगा, ये सारे लिखे हुए हैं। तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। और इसमें प्राइमरी रजिस्टर कौन सा होगा और कितने अरसे के लिए रखा जाएगा। ये जो इंस्टीट्यूशन एंड डिस्पोजल रजिस्टर ऑफ अपील्स है वो फॉर एवर रखा जाएगा कि अपील जो भी जमा होगी ट्रिब्यूनल में, अगर आज से 50 साल पहले भी अपील जमा हुई थी तो उसका डायरी नंबर वगैरह हर चीज़ आपको मिल जाएगी। और इस तरह जो बाकी फाइलें वगैरह हैं वो ज़ाया कर दी जाएंगी इस पीरियड के मुताबिक जो लिखी हुई हैं। कि रिसीट डायरी ऑफ लेटर्स फॉर एवर है और रिसीट डायरी जो है वो 12 साल है, फ्राम स्टॉक बुक ये 10 साल। इसी तरह फिर ये सारे रजिस्टर्स हैं हमारे लिए तो अहम है हमारी अपनी फ़ाइल के हमने जो अपील जमा कराई है वो कब तक रखी जाएगी। तो उसके लिए भी तरीक़ाकार दिया गया जी कि अगर तो अपील ATIR में से हाई कोर्ट में गई है, सुप्रीम कोर्ट में गई है तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा, और अगर नहीं गई तो उसके लिए फिर क्या तरीक़ाकार होगा। इसमें इंस्टीट्यूशन डिस्पोजल बाय बेंच और बेंचेस 12 साल है, पेंडिंग अपील का रजिस्टर भी 12 साल है, वर्क डन बाय मेंबर्स जो भी मेंबर्स ने वर्क किया है वो भी 12 साल बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। रिटर्न है जो भी इंडेक्स ऑफ जुडिशल कॉरस्पॉन्डेंस बजट एस्टीमेट है 2 साल है। रे ATIR का अपना इंटरनल मैटर है। और ये फार्म ए है, ये हमारा अपील का फार्म है, ये बड़ा अहम है। और इसके मुताबिक अपील हमने अपना फार्म सेल टैक्स और इनकम टैक्स साल 2023 से सेम हो गया है। तो अगर मेन अपील है तो रे मेन अपील के लिए भी रही फार्म है, स्टे एप्लीकेशन के भी रही फार्म है, अर्ली हियरिंग का भी रही फार्म है, कंडोनेशन ऑफ डिले का भी रही फार्म है, इनकम टैक्स का भी रही फार्म है। सिर्फ आपने टिक कर देना मुतलका कि रे मेन अपील है तो मेन अपील को टिक कर देंगे, सेल टैक्स का केस है तो सेल टैक्स की इधर टिक कर देंगे। तो अब पहले 2010 के जो रूल थे उसमें 2 अलग-अलग फार्म थे, लेकिन अब ये सेम एक ही फार्म हो गया है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज और जितनी भी मिसलेनियस एप्लीकेशंस हैं सब इसी फार्म पे ही जाएंगी। और ये जो नोटिस आएगा आपको, ये नोटिस का तरीके क्या लिखा हुआ है, ये फार्म सी है आपका। और फार्म सी में रजिस्ट्रार जो भी होगा इस फॉर्मेट पे आपको अपील की इंटीमेशन देगा जी कि इस तारीख को आपका केस फिक्स हो गया है। इसके बाद ATIR के अपॉइंटमेंट्स रूल्स हैं, इसमें जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। सिंपल वही है कि हाई कोर्ट के बराबर इनकी तनख्वाहें होंगी। और तरीक़ेकार क्या होगा, अगर आप देखना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, मैं ग्रुप में इसको शेयर कर दूँगा तो वहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हैं कि जो ATIR का मेंबर होगा उसको अपॉइंट कैसे किया जाएगा। तो एक कमेटी बनेगी, ये 2024 में रूल आए हैं। और फिर इसके बाद एक अहम चीज़ है जो मैं आखिर में डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर केस आपका हेड हो गया है और हेड होने के बाद अगर आप कोई एडिशनल ग्राउंड देना चाहते हैं तो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है 2002 PTD 541 इसमें पब्लिश हुआ है। हाजी मेहरदीन वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स केस में एडिशनल ग्राउंड्स केस हर्ड होने के बाद भी अगर टैक्स पेयर समझता है कि एक ग्राउंड नहीं लिया गया तो उसको एज एडिशनल ग्राउंड भी पेश कर सकता है हर्ड होने के बाद, सब कंडीशन रहे कि उसका अभी ऑर्डर जारी ना हुआ हो। मिसाल के तौर पर 16 तारीख है, 16 मार्च है, आज के केस दिन मैंने केस को हर्ड करवाया है ATIR में और अभी फैसला अभी जारी नहीं हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए। तो मैं समझता हूँ जी कि ऐसा कोई ग्राउंड जो मैं देना चाहता था लेकिन नहीं दे सका तो मैं अब असिस्टेंस फॉर द पर्पज़ ऑफ कोर्ट मैं उस एडिशनल ग्राउंड को भी जमा करवा सकता हूँ। और इस हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में फैसला जारी होने से पहले पहले अगर मैंने एडिशनल ग्राउंड जमा करवा दिया है तो फिर ATIR का बेंच उस एडिशनल ग्राउंड को कंसिडर करेगा। मास वाइड एक बेंच समझता है जी कि इसको ऑर्डर को डिले करने के लिए रखा या किसी नेगेटिव पर्पज़ के लिए ग्राउंड्स को दिया जा रहा है तो फिर उस सूरत में उन ग्राउंड्स को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल हमारी क्लास होगी जूम पर और इस जूम की क्लास में हम ATIR के जो रूल्स आज हमने डिस्कस किए हैं, लॉ डिस्कस किए, इसको देखेंगे। और इसके अलावा हमारे पास जो केस लॉज हैं ATIR में अपील फाइल करने के, उनको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। मोहम्मद इमरान गाजी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।